हेलो भाई। तो कैसे हो तुम लोग? तो आज की ये स्टोरी ध्रुव ने शेयर की है। तो ध्रुव जो कि एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है। ध्रुव की फैमिली वैसे तो किसी गांव में रहती है, पर इनका दिल्ली में भी काफ़ी आना जाना है, बिकॉज इनका एक घर भी है दिल्ली में, जहाँ पर रेगुलरली ये सब विजिट करते रहते हैं और कुछ कुछ महीनों तक वहाँ रहने भी चले जाते हैं। इनका जो घर दिल्ली में है वो बहुत पुराना है और इनके दादा परदादा के टाइम से है, तो अभी वो इनके पास है। अब क्या है कि अभी तो ध्रुव 22-23 साल का हो गया है, पर ये बात बहुत पहले की है, जब वो कुछ 15-16 साल का था, तब ये इंसिडेंट ध्रुव के साथ हुआ था। तो पहली बात तो ये कि इनका जो घर है दिल्ली में, उसके पास में ही एक घर है जो कि हॉन्टेड है। उसके बारे में कई सारी बातें भी लोगों के बीच फैली हुई हैं। उस घर के आसपास हमेशा ही इन सब को एक बहुत नेगेटिव सी वाइब फील होती है, और किसी इंसान का वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर कोई जानवर तक नहीं भटकता है, और इनफैक्ट उस घर के आसपास बर्ड्स भी नहीं उड़ती हैं। वो घर एकदम ही अबेंडेंट सा पड़ा रहता है। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को कई बार बहुत अजीब सी चीज़ें फील होती हैं, जैसे किसी बच्चे की आवाज़ उनके कान में आती है और वो बच्चा उनसे मदद मांग रहा होता है। कभी कभी किसी औरत आदमी की भी बहुत डरावनी सी आवाज़ आ रही होती है। उस घर के आसपास रहने वाले लोगों को ज़्यादातर रात में किसी लड़के के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और किसी किसी को उस घर के आसपास ब्लैक शैडोज सी भी दिखती हैं। तो उस घर की जो एक्चुअल बैक स्टोरी है वो ये है कि 1967 की बात है। उस घर में एक बहुत अमीर फैमिली रहती थी, और वो एक बहुत बड़ा सा घर था। उस फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक कपल था और उनका 17 साल का एक बेटा अविनाश था। तो सडनली बहुत स्ट्रेंज तरीके से अविनाश के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और उसके बाद अविनाश के मामा मामी उसके साथ रहकर उसकी देखभाल करते हैं। पर अविनाश के मम्मी पापा की डेथ के 1 साल बाद अचानक से अविनाश के मामा मामी के मन में उसकी सारी प्रॉपर्टी, जो कि ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स के बाद उसकी ही हो गई है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए अविनाश के मामा मामी के मन में लालच आ गया, और अब वो लोग अविनाश को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगे। मारना, तोड़ना, परेशान करना, उसको खाना भी नहीं देते थे। ऐसे करते करते अविनाश को पूरे 1 साल तक टॉर्चर किया गया, और लास्ट में 1 साल बाद अविनाश के अंदर इन सब चीज़ों को झेलने की शक्ति नहीं बची, और वो उसी घर में सुसाइड कर लेता है। एंड आफ्टर द सुसाइड वो घर आज तक हॉन्टेड है। और उसके सुसाइड के बाद सबसे पहले तो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उसके मामा मामी की भी डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अविनाश की ही आत्मा ने उन दोनों से बदला लेने के लिए उनको मार दिया, और इसीलिए आज तक ये घर हॉन्टेड है। और इतने सालों में यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया। लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद अविनाश के मम्मी पापा को भी उसके मामा मामी ने ही मारा था, और ये उनका पूरा प्लान था कि पहले उसके मम्मी पापा को मार कर अविनाश से उसका घर को और सारी प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे। इस टाइप का कुछ उनका प्लान होगा तभी। अब बात करते हैं ध्रुव के साथ क्या हुआ था। देखो, ध्रुव को बहुत छोटे पर ही उस घर के बारे में सब बताया गया था कि कभी भी वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पर भूत है, ये सारी चीज़ें उसको बताई हुई थी, और उस घर से एकदम दूर ही रहना, ऐसा सब उसको ऑलरेडी कहा गया था। ध्रुव को भी हमेशा से ही भूतों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो इसीलिए वो भी एकदम ध्यान रखता था और इन सब चीज़ों से दूर ही रहता। ये लोग रेगुलरली अपने दिल्ली वाले घर में रहने जाते ही थे, और ध्रुव के बहुत सारे दोस्त भी हैं वहाँ पर जो कि उसके घर के आसपास ही रहते हैं, और उन सबको भी उस हॉन्टेड घर के बारे में पता है, और वो लोग भी कभी उस घर के आसपास खेलने नहीं जाते थे। पर अब एक बार जब ध्रुव कुछ महीनों के बाद दिल्ली में आता है और वो जब अपने दोस्तों से मिलने जाता है, तब वो देखता है कि उसके दोस्तों के साथ एक और लड़का है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि ये मनीष है, और अभी 1 महीने पहले ही इसकी फैमिली हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई है। तो अब ध्रुव की भी दोस्ती हो जाती है मनीष से। अब ये जो मनीष है, इसे डरावनी चीज़ें और भूत वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है,
और ये भूतों के टॉपिक में वो बहुत इंटरेस्टेड रहता है। वियर्ड दिखने वाली चीज़ों को भी कलेक्ट करना इसे बहुत पसंद है, लाइक ऐसे टॉयज़ या फिर ऐसी यूज़लेस चीज़ें जिन्हें देखने पर तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करने लगोगे। ऐसे वियर्ड सी चीज़ें इसे अगर कहीं दिख जाती हैं तो उन्हें कलेक्ट करना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी सारे दोस्तों से उस हॉन्टेड घर के बारे में और उस घर की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता, और जैसे ही उसको उस घर के बारे में पता चलता है, अब ड्यू टू हिज इंटरेस्ट उसे उस घर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है कि कैसे भी करके वो उस घर में जाए, उसको देखे कैसा है क्या है, और रियलिटी में है वैसा वहाँ पर भूत या फिर नहीं है, वो सब जानना चाहता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। मनीष का जो घर है उसकी छत पर से वो हॉन्टेड घर दिखता था, तो वो एक दिन शाम को अपनी छत पर खड़े होकर उस घर को बहुत ध्यान से देखता जा रहा है और सोच रहा था कि कैसे वो उस घर के अंदर जा सकता है। अब थोड़ी देर के बाद में सोचते सोचते एकदम से उसको पता नहीं कौन सा आइडिया आता है और वो तुरंत अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बुलाता है। अब कुछ 10 से 15 मिनट के बाद मनीष, ध्रुव और बाकी सारे बच्चे बाहर ग्राउंड में आते हैं, और आते ही सब लोग मनीष से पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, जो इस समय इतना अर्जेंटली कॉल करके बुलाया है तूने, बता भाई क्या काम है। अब मनीष कहता है, अरे वो जो घर नहीं है जिसके बारे में यहाँ सब लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है और वहाँ पर किसी बच्चे की मौत या शायद मर्डर हो गया था, तो सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई उस घर का क्या था। मनीष कहता है, मुझे लगता है कि शायद सब लोग झूठ बोल रहे हैं और उस घर में भूत वूत कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लोगों ने अफवाह फैला रखी है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, उस घर में के बारे में सारी बातें एकदम सच हैं, क्योंकि वहाँ जो भी गया उसकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत ही हुई है भाई, तो ऐसा मत सोच। मनीष कहता है, देखो मैं तो नहीं मानता हूँ ये कि ये सब सच है, इसीलिए क्यों ना हम लोग खुद ही चुपके से उस घर में जाके देखें कि उस घर में ऐसा क्या है और क्या सच में वहाँ पर कोई भूत है भी या फिर नहीं है। भाई इतना सुनते ही सब लोग इतने ज़्यादा गुस्से में मनीष को घूरने लगते हैं कि पूछो मत। मनीष पूछता है कि क्या हुआ भाई, ऐसे क्या देख रहे हो। देखो मैं तुम सबको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि तुमको वहाँ पर जाना पड़ेगा और जो नहीं जाएगा उसको डरपोक कहकर बुलाएंगे। तो है किसी के अंदर दम जो मेरे साथ उस घर में चल सके, और देखो वहाँ जाके हम लोगों को ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ भूत है या फिर नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस घर के बारे में ये सारी बातें एकदम झूठ फैलाई जा रही हैं। अब सब लोग मनीष को बोलते हैं कि अबे तू पागल वागल हो गया है क्या, वहाँ जाने के बाद दोबारा दिखेगा भी नहीं, तो यहाँ फालतू में ही फालतू की बातें कर रहा है। अब बहुत देर तक इनका डिस्कशन चलता है और मनीष के बहुत ज़्यादा पोस्ट करने पर फाइनली सारे लोग कहते हैं कि चल ठीक है, तू और तेरे साथ एक बंदा अंदर जाएगा और बाकी सारे लोग बाहर रहेंगे, और तुझे जल्दी से अंदर जाके सब देख कर वापस आना है, और हम सुबह के 5 बजे उस घर के बाहर मिलेंगे। चुपचाप से आ जाएंगे हम लोग घर से और वहाँ पर देखेंगे कि फिर उस घर में क्या है। अब अभी के लिए तो ये सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए और रात हो जाती है, पर मनीष को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही थी और वो बस कैसे तो करके उस घर में जाना चाहता है। वो बहुत क्यूरियस था वहाँ जाने के लिए। अब सुबह के 5 बज गए और अब ये सारे दोस्त एक एक करके धीरे धीरे लगभग 5:30 बजे तक उस घर के बाहर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मनीष सबसे पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। अब सब लोग वहाँ मिलते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि मनीष और ध्रुव ये दोनों उस घर के अंदर जाएंगे और बाकी के जो लोग हैं वो बाहर ही खड़े रहेंगे। अब मनीष और ध्रुव उस घर के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर एक लोहे का बहुत बड़ा सा रस्टेड गेट लगा था जिस पर ताला लगाया हुआ था। ये लोग उसके ऊपर चढ़कर अंदर जाते हैं। ये लोग उस घर के बाहर जो उसका लॉन टाइप बना हुआ है वहाँ पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं उस घर के अंदर जाने के लिए। उस ग्राउंड में घास और मुरझाए हुए पेड़ पौधे हैं और राइट साइड में एकदम कॉर्नर में एक पीपल का पेड़ है। वहाँ पर बाकी सारे ही जो पेड़ पौधे थे वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, वैसे वाले थे। वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो जो घर है उसके दरवाजे पर कोई कुछ पूजा करके लाल रंग के धागे से उसको बांध कर रखा है, ताला वगैरह लगा रखा है, उसको बांध दिया है।
कुछ इस टाइप से करके रखा हुआ था। एक्चुअली वहाँ पर लोगों ने एक तांत्रिक से उस घर के अंदर आत्मा को कैद करवा दिया था, तो इसीलिए वो सब उस दरवाजे पे लगा हुआ था। अभी पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो मनीष उस पत्थर से उस ताले को तोड़ देता है। मनीष और ध्रुव जैसे ही उस पुराने और जंग लगे हुए गेट को पार करके घर के अंदर घुसते हैं, उस घर के अंदर एक बहुत ही वियर्ड सा साइलेंस था। वहाँ की एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल थी, जैसे कि कोई पुरानी चीज़ गल या सड़ रही हो। उस घर का जो फ्लोर था वो लकड़ी के प्लैंक्स का बना हुआ था, और उस पर जैसे जैसे ये लोग चल रहे थे वैसे वैसे उस वुडन फ्लोर से एक क्रीपी क्रैकिंग साउंड आ रही थी। ध्रुव और मनीष को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे कोई चीज़ हिल रही हो, इस टाइप का कुछ उनको फ्लोर लग रहा था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें दिखता है कि उस घर की दीवारों पर खून के दाग पड़े हुए हैं, और वहाँ पर एक दीवार थी जिस पे एक बच्चे के हाथ का निशान पड़ा हुआ था, और वो भी खून से। उस दीवार पर हिंदी में लिखा हुआ था अविनाश, और वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी बनी हुई थी जिस पे कुछ क्रीपी सी ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिसे देखकर इतना समझ आ रहा था कि एक औरत है और एक आदमी है जो बहुत ख़तरनाक लेवल का टॉर्चर कर रहे हैं एक बच्चे को। कई सारी ड्राइंग्स ऐसी थी जो कि समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या है, बिकॉज काफ़ी सारा पार्ट इतने टाइम में इरेज हो चुका था उन ड्राइंग्स का, तो इसीलिए वो समझ में नहीं आ रही थी। उस घर में घूमते घूमते उन दोनों को कॉन्स्टेंटली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे घूम रहा है, और कभी कभी हल्की हल्की सी किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ भी लग रही थी। अब वहाँ उन दोनों को एक कमरा मिलता है, और जो बिल्कुल एक बच्चे के रूम जैसा लग रहा था। रूम में पुराने टॉयज़ बिखरे पड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग थी। कुछ खिलौने अजीब तरीके से सेट किए हुए थे, एकदम डिस्टर्बिंग पैटर्न्स में। एक टेडी बियर था जो दूसरे खिलौनों के बीच में पड़ा था, लेकिन उसके हाथ पर कुछ लाल धब्बा दिख रहा था जो सच में फ्रेश ब्लड जैसा लग रहा था। तभी ध्रुव को एक हल्की सी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा दूर से मदद मांगे। और जब किसी के एकदम से कोई चोट लग जाती है तब इंसान जैसे चीखता है ना, बिल्कुल वैसे ही चीख उन दोनों को सुनाई देती है। वो दोनों रुक जाते हैं और उनकी ब्रीथिंग एक सेकंड के लिए रुक सी जाती है, बट फिर थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ बंद भी हो जाती है। ध्रुव कहता है कि भाई चल बाहर निकलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है और फालतू में किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग तेरी वजह से, इसलिए चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से। पर मनीष नहीं मानता है, और फिर मनीष और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ध्रुव को भी ज़बरदस्ती उसके साथ लेके जाता है। उस कमरे के अंदर ही एक अलमारी थी, और जैसे ही मनीष उस अलमारी को खोलता है, अंदर एक पुरानी गंदी सी स्कूल यूनिफॉर्म लटकी मिलती है जो मोस्ट प्रोबेबली अविनाश की ही थी। उसके आसपास पुराने दाग और स्क्रैचेस भी थे जो लगता है कि मारपीट के निशान हो सकते हैं। अलमारी के अंदर एक डायरी भी मिलती है जिस पर अविनाश का नाम लिखा होता है, और उसके पेजेस पे भी डार्क अजीब सी ड्राइंग्स बनी होती हैं, जैसे किसी ने डर और दर्द में उन ड्राइंग्स को बनाया हो। उन दोनों को ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। सडनली ध्रुव को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई शैडो तेज़ी से लेफ़्ट से राइट की तरफ भाग कर गई हो, लेकिन जब वो देखता है वहाँ कोई भी नहीं दिखता है। अब यहाँ से सब कुछ और भी ज़्यादा डार्क होने जा रहा था। मनीष और ध्रुव धीरे धीरे उस घर के अंदर और बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो एक अंधेरे से कॉरिडोर में घुसते हैं, मनीष एक टॉर्च लेकर आया था तो वो उसको ऑन करता है, लेकिन उस टॉर्च के ऑन होते ही उन्हें सामने की दीवारों पर पुरानी फ़ोटोग्राफ्स दिखती हैं जिसमें अविनाश है, अविनाश के पेरेंट्स हैं, ऐसी कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनको वहाँ पे दिखती हैं। लेकिन जैसे ही मनीष और ध्रुव उन तस्वीरों के पास से गुजरते हैं, उन्हें लगता है अविनाश के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ हल्का सा चेंज हो रहा है, या फिर कुछ उन्हें घूरता हुआ नज़र आता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, तस्वीर के शीशे में एक हल्की सी क्रैक आ जाती है, वो भी अपने आप, और उन फोटोज़ में खून के छींटे पड़े हुए थे जो कि जम चुके थे। ध्रुव की हार्ट बीट इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उसे लगता है कि अब वो और आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन मनीष, उसे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, तो वो अब और क्यूरियस हो जाता है। अब जैसे ही
वो दोनों घर के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुँचे। उस कमरे तक पहुँचते ही उन्हें किसी झूले की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ उस रूम से ही आ रही थी और जैसे ही ये लोग उस रूम में जाते हैं उन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत पुराना झूला पड़ा हुआ है जो कि अपने आप ही हिल रहा था। उसे देखकर तो ध्रुव के हाथ पैर ही कांपने लगते हैं। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है पर अभी भी मनीष को ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा है। उल्टा ये सारी चीज़ें उसको और क्यूरियस कर रही हैं, फैसिनेट कर रही हैं और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। उस झूले के पास ही एक पुराना वुडन बॉक्स पड़ा था। मनीष बिना सोचे समझे उस बॉक्स को खोलने लगता है। ध्रुव उसे रोकने की कोशिश करता है कि भाई मत कर भाई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, छोड़ दे इसे ऐसे ही। लेकिन मनीष एकदम से वो बॉक्स खोल देता है और उसके अंदर एक पुराना टेडी बेयर पड़ा होता है जो एकदम गंदा और क्रीपी सा लग रहा था। उसके गले में एक छोटा सा ब्लैक थ्रेड बांधा हुआ था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि सीधा उन दोनों को ही घूर रही हो। तभी अचानक से कमरे में एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है और वो झूला जोर जोर से हिलने लगता है और उस बच्चे की आवाज़ उनके कानों में कहती है, मुझे वापस दो। ध्रुव और मनीष डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था जब उन्हें ऐसा लगा कि घर के अंदर कोई उनके पीछे भाग रहा हो। लेकिन जब मुड़कर देखा तो एक काली परछाई सी थी जो उन दोनों के पीछे पीछे चुपचाप से भागती आ रही थी। ध्रुव के हाथ पैर कांप रहे थे लेकिन वो दरवाजे के पास पहुंचता है और वो दोनों जल्दी से बाहर भागने लगते हैं। अब ये लोग अभी तो इस मुसीबत से बचकर भागकर निकल तो आते हैं लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। जब वो घर के बाहर आए तब तक सब कुछ एकदम शांत सा हुआ ही था। ध्रुव ने जस्ट एक सेकंड के लिए सोचा ही था कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि मनीष के हाथ में वो टेडी बेयर था जो उसने घर के अंदर से उठा लिया था। ध्रुव एकदम से शॉक्ड हो गया। मनीष, ये क्या उठा लाया है, क्यों उठा लाया है तू भाई ये अंदर से? भाई पागल आगल है क्या भाई, क्यों उठा लाया ऐसा तू अंदर से? मनीष थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, चिल कर यार, बस एक टॉय ही है और क्या ही होगा इससे। लेकिन वो टॉय एकदम अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें उन दोनों को घूरती जा रही थी और जैसे जैसे वो टेडी बेयर को देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टेडी बेयर धीरे धीरे हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव के चेहरे पर डर एकदम क्लियर नज़र आ रहा था। ध्रुव कहता है कि मनीष भाई, इसे तुरंत ही छोड़ दे, ये टॉय बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। लेकिन मनीष उसकी बात नहीं मानता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले बहुत तेज़ हवा चलने लगी और उन्हें उस घर की तरफ से वही बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, मैं आ रहा हूँ, ये तुमने ठीक नहीं किया है। अब मनीष के साथ आगे क्या होने वाला था उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक बात तो तय थी, वो टॉय अब मनीष का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अब उस दिन तो ये लोग वहाँ से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और बाकी सब लोग अगले 2-3 दिन बाद इस इंसिडेंट के बारे में भूल भी जाते हैं। पर उस दिन के बाद ये लोग खेलने तो रोज़ आते थे पर मनीष इनके साथ नहीं आता था और ये लोग उसे बुलाने भी जाते थे तो वो आता ही नहीं था। और ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं और आज तीसरे दिन जब ये सारे लोग मनीष के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मम्मी बहुत टेंशन में वहाँ बैठी हुई हैं और इन लोगों को इतना समझ नहीं आता है कि क्या बात है। तो ये लोग सीधे उसकी मम्मी से कहते हैं मनीष को बुलाने के लिए। तो उसकी मम्मी जो बताती हैं वो सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो बताती हैं कि मनीष पिछले 3 दिनों से बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, बस ऐसे ही अकेले अपने कमरे में पड़ा रहता है। और जब मैं उसके रूम में गई थी तब मैंने देखा कि वो बस एक अजीब से टेडी को पकड़ कर बैठा रहता है और उसे घूरता रहता है। हम लोगों ने पूछा भी कि ये कहाँ से आया है, किसने दिया, तो उस बारे में वो कुछ बता भी नहीं रहा है। मनीष की मम्मी अब इन सबसे पूछती है कि लास्ट टाइम जब मनीष तुम लोग के साथ बाहर गया था तब क्या उसने कुछ बताया था तुम लोगों को, किसी प्रॉब्लम के बारे में या किसी बात के बारे में जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, कुछ बताया था तुम लोगों को? अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अब इन लोगों से बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है और टेंशन में आके ये सब लोग सारी सच्चाई बता देते हैं।
और इन सब के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब इस टाइम इन सारे बच्चों को खूब मारा जाता है, डांटा जाता है। अब सारे ही पेरेंट्स एक साथ मनीष के कमरे में जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें जो दिखता है वो सच में बहुत डिस्गस्टिंग होता है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें दिखता है कि इस टाइम पर मनीष अपने बेड पर अपने हाथ पैरों को बिल्कुल मोड़े हुए बैठा कुछ बड़बड़ा रहा है। गर्दन बिल्कुल टेढ़ी है, उंगलियां उल्टी हो चुकी हैं, आंखें एकदम काली हो चुकी हैं, मतलब आंख के अंदर जो वाइट एरिया होता है वो तक एकदम ब्लैक हो चुका है। पूरे बेड पर खून फैला हुआ है। ये सब देखते ही मनीष की मम्मी तो रोने ही लग जाती हैं और सारे ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब मनीष के पापा, जिन्हें समझ आ चुका था कि ये सब क्या हो रहा है, वो तुरंत ही पास के एक मंदिर जिसकी बहुत मान्यता भी है उसमें जाके उन पंडित या तांत्रिक जो भी थे उनसे मदद मांगते हैं। वो पंडित जी अपने साथ कुछ 2-3 पंडितों को साथ में लेकर मनीष के कमरे में आते हैं। उन्हें सारी बात भी बताई जाती है कि ये लोग उस घर में गए थे और मनीष के एक खिलौना अपने साथ ले आया था, जिसके बाद ये सारी परेशानियाँ आई हैं। तो ये सब सुनकर अब सारे पंडित मनीष पर एक प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। तीनों पंडित खड़े हुए थे, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। मनीष के बेड के अराउंड एक बाउंड्री सी बना दी जाती है। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे हैं वैसे वैसे मनीष के अंदर की वो आत्मा तड़पती हुई साफ नजर आ रही है। वो बच्चा चीख रहा है और अभी भी वो अपनी मौत के लिए जस्टिस मांग रहा है। थोड़ी देर में एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट हो जाता है। मनीष अब बेहोश हो चुका था। अब पंडित जी मनीष के पेरेंट्स को कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि अभी मनीष के शरीर से उस आत्मा को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए अगले 5 दिनों तक रोज ही एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा और आखिरी दिन उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, उसके मोक्ष के लिए एक छोटी सी पूजा करनी होगी और उसी पूजा में उस खिलौने को भी नष्ट कर दिया जाएगा। तब जाके कहीं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। और इसके बाद भी मनीष को बिल्कुल नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि 10-15 दिन लग जाए और ये भी हो सकता है कि शायद 1 या 2 महीने भी लग जाए। इतना सब होने के बाद अब ध्रुव, जिसे ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर बिलीव था, अब उसका ये विश्वास और डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। और लोगों ने भी सिर्फ सुना था उस घर के बारे में, पर अब उन्हें एक रियल प्रूफ भी मिल गया कि हाँ, वो घर हॉन्टेड है। सारे बच्चों की भी बहुत डांट पड़ती है, सिर्फ इसीलिए कि आगे से कोई भी ऐसी खतरनाक गलती ना करे। अगले 5 दिन ये एक्सॉर्सिज्म किया जाता है और फिर उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा की जाती है। और इस सब के बाद भी मनीष को उस एक्सट्रीम लेवल के एक्सपीरियंस से और उसके इफेक्ट्स से बाहर आने में पूरे 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। पर जो भी हो, एट द एंड वो ठीक हो गया। ये एक अच्छी बात है। ध्रुव के मम्मी पापा रेगुलरली विजिट करते रहते थे मनीष के घर और उसकी पूरी केयर करते थे जब तक वो ठीक नहीं हो गया तब तक। तो गाइज़, ये थी दिल्ली के एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड तुम्हें जैसा भी लगा हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।